हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में पहुँच चुके हैं। और आधुनिक काल में जो भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आधुनिक काल का वर्गीकरण में बचे हुए आपके यहाँ पर टॉपिक हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग अदर वीडियो जो भी आपके हैं उनको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही में हमने आपको बताया है कि ये जो आपकी पीडीएफ है हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग हमारे ऐप देव जीके ट्रिक, देव जीके ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये में कंप्लीट हिंदी साहित्य है और इसी प्रकार से हाईलाइट भी है और आपके लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, जो कि 49 रुपये में बहुत ही कम दाम में आपको दी जा रही है। लेकिन ये सिर्फ जनवरी के लिए है, जनवरी के बाद ये पीडीएफ आपको 99 रुपये में दी जाएगी। तो अभी ऑफर है, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छायावादी युग, जिसे शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, ये समय है छायावादी युग का। और इससे संबंधित जो भी रचनाएं होंगे, जो भी पॉइंट होंगे, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट आपसे पूछेगा कि जो शुक्ल युग का नाम है ना, नामकरण है, ये किसके नाम पर है। तो याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका कह सकते हैं छायावादी युग है ना, महावीर द्विवेदी ने इसे अनियुक्त पद्धति कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे शैली वैचित्र्य कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा कि जो छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं। तो आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा छायावादी युग इनमें से कवि कौन है, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट आता है कि जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधार उपनाम से कविता करते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ब्रजभाषा में कलाधार उपनाम से कविता कौन करते थे, तो आपके जयशंकर प्रसाद करते थे। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। याद रखिए, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो आपके जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यहाँ पर दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रा पंत को छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि माना है। याद रखिए, अगर ऐसे पूछे कि सुमित्रा पंत को छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि किसने माना है, तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल ने। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है छायावाद शब्द। दोस्तों, छायावाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है या किया था वो मुकुटधर पांडे ने किया था। किसने? मुकुटधर पांडे ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि छायावादी युग के प्रमुख कवि में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये काफी आपके महत्वपूर्ण आपके कह सकते युग से संबंधित आपके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है छायावादी युग के प्रमुख कवि और रचनाएं। जितनी भी आपकी रचनाएं हैं वो आपकी पूछी हुई रचनाएं हैं। कुछ और भी रचनाएं आपको बताएंगे तो अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो इनकी एक रचना है उर्वशी। दोस्तों याद रखिए, उर्वशी वैसे रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन जब ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर पहले हो ऑप्शन में, तो पहले रामधारी सिंह दिनकर देना है, बाद में जयशंकर प्रसाद को प्रायिकता देना है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर है कामायनी, और कामायनी की बात करें दोस्तों तो ये खड़ी बोली का है। क्या है? खड़ी बोली में एक महाकाव्य है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आंसू है ना, झरना, लहर, प्रेम पथिक, तो याद रखिए प्रेम पथिक भी इन्हीं की रचना है। और प्रेम पथिक जो आपका है वो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कहा जाता है। प्रेम पथिक जो है इसे हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना का नाम दिया गया है। वहीं पर दिया गया कानन कुसुम। क्या है? कानन कुसुम। ये कानन कुसुम क्या है, तो याद रखिएगा कि कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अनामिका। क्या? अनामिका इनकी रचना, जो कि काफी अच्छी रचना है। परिमल हो गया, तुलसीदास, याद रखिए तुलसीदास, और आपके कुकुरमुत्ता। क्या? कुकुरमुत्ता। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे आपकी होती है जूही की कली। जूही की कली इनकी प्रथम काव्य कृति है, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। एक रचना और है गीतिका। क्या है? गीतिका। तो जो गीतिका है, इनकी गीतिका है, ये ललित गीतों का क्या है? संग्रह है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है महादेवी वर्मा। महादेव वर्मा की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में कौन सी, तो यहाँ पर देखिए निहार। निहार से अगर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम काव्य कृति इनकी कौन सी है, महादेव वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन है, तो आप कहेंगे निहार है, ठीक है ना। यामा आपकी हो गई यामा, और वहीं पर रश्मि, निर्जा। निर्जा जो आपका है निर्जा, वहीं पर अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र ये क्या है इनकी, ये रेखा चित्र इनकी है। दीप शिखा, सांध्य गीत।
सप्तपर्णा, ये महादेव वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। और जिनको हाईलाइट कर दिया है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखो सुमित्रा नंदन पंत दिया गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत की जो आपकी गुंजन है, क्या है, गुंजन 1932 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर युगवाणी 1939 में। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको यहाँ पर पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि 1959 में ये आपकी रचना प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर लोकायतन 1964 में। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चिदम्बरा, है ना, चिदम्बरा के लिए भी इनको पुरस्कार मिला था। साथ में और भी इनकी रचनाएं जैसे वीणा, पल्लव, युगांत, युगांतर, ठीक है, ये इनकी काफी रचनाएं हैं। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं रेखा चित्र, क्या, रेखा चित्र दोस्तों, यहाँ पर रेखा चित्र जो आपकी है वो आपकी इन्हीं की रचना है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। और इसके साथ साथ एक आधी रचना और पूछ ली जाती हैं, जैसे अंजलि, है ना, अंजलि जिसे बोलते हैं, अंजलि या कह सकते हैं। दूसरी एक और आपकी है अभिशाप, ये इन्हीं की रचना है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर आ गया है, इससे जुड़े हुए जो आपकी पॉइंट है कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर की ही इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखो आता है कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति एवं कामायनी जो आपकी है इनकी अंतिम कृति है। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कृति है वो उर्वशी है, और अगर पूछे इनकी अंतिम कृति कौन सी है तो आप कहेंगे कामायनी। कामायनी की अगर बात करें तो कामायनी है जो वो छायावादी रचना है, और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। क्या हैं, इनमें से आपके कुल 15 सर्ग आपके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि इनकी कृति झरना को, क्या, इनकी कृति झरना को छायावादी युग की पहली रचना माना जाता है। याद रखिएगा कि इनकी एक कृति है झरना, झरना को छायावादी युग की, क्या, झरना को छायावादी युग की पहली रचना माना जाता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को हम लोग शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं, और दोस्तों याद रखिए छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तर छायावादी काव्य धारा, वैयक्तिक काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी क्या रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। देखो दिया गया हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की अगर बात करें तो इनकी मधुशाला, मधुबाला, है ना, प्रणय पत्रिका, ये काफ़ी रचनाएं हैं, जिनमें से काफ़ी चीज़ें इनसे पूछा भी जाता है, क्या, कि मधुशाला ये जो आपकी आई थी रचना वो सबसे पहले कब रचित की गई थी, समय पूछ लेता है। तो मधुशाला जो आपकी रचित हुई थी वो आपके 1935 में, कब, 1935 में। फिर इसके बाद मधुबाला, मधुबाला 1936 में, ये कब आई थी, तो 1936 में। मधुकलश पूछे तो आपके 37 में। कभी कभी ये क्रम पूछ लेता है कि इनकी रचनाओं में सबसे पहले कौन, तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 में, ठीक है ना। प्रणय पत्रिका से क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी एक पत्रिका थी प्रणय पत्रिका, यहाँ पर क्या कर लीजिए, पूरा नाम कर लीजिए प्रणय पत्रिका। ये जो प्रणय पत्रिका है ये इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा था, जो कि एक गीत संग्रह है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो चट्टाने जिसके लिए इनको पुरस्कार भी आपको मिला था, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला है यहाँ पर नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की अगर बात करें दोस्तों, 3 में एक रचना पूछी गई है, कौन सी, कदली वन, क्या है, कदली वन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कदली वन। अब ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जामों तक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कदली वन भी पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों जैसे पलाश वन, क्या, पलाश वन, ये भी नरेंद्र शर्मा के ही है। यहाँ पर है प्रभात फेरी, क्या, प्रभात फेरी। वहीं पर आपका है मिट्टी और फूल, क्या, मिट्टी और फूल, ये इन्हीं की क्या है, रचना है, जो कि 1943 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर द्रौपदी, द्रौपदी जो इनकी रचना है 1960 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है रामेश्वर शुक्ल अंचल, और इनकी रचना है दोस्तों याद रखिएगा अपराजिता, क्या है, अपराजिता, जो कि आपके 1939 में प्रकाशित हुई। और इनकी एक रचना और है मधुलिका, क्या, मधुलिका इन्हीं की रचना है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के प्रमुख कवि, क्या, राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के प्रमुख कवि की अगर बात करते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचना आप दोस्तों दे सकते हैं हिम तरंगणी, है ना, और एक हिम किरीटनी भी होती है। हिम किरीटनी और हिम तरंगणी ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था हिम किरीटनी, तो हिम किरीटनी भी इनकी रचना है और हिम तरंगणी भी क्या है, इनकी रचना है, याद रखिएगा। एक और भी होती है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा भी दोस्तों इन्हीं की आपकी रचना है, जो कि इनकी एक कविता है। आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की अगर बात करें तो दोस्तों इनकी रचना एक है आपकी कुमकुम, है ना, एक लिख देते हैं कुमकुम, कुमकुम है, कुमकुम,
ये कुमकुम इनकी रचना है और ये प्रथम काव्य संग्रह इनका 1939 में। इसके बाद आपका दोस्तों उर्मिला, ठीक है, उर्मिला, यहाँ पर रश्मि रेखा, क्या रश्मि रेखा, और हम 20 प्याई जन्म के, क्या हम 20 प्याई जन्म के, हम 20 प्याई जन्म के, इन्हीं की रचना है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनकी एक कविता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये इनकी क्या है, कविता है, ठीक है ना। और चित्रधारा है ना, त्रिधारा, त्रिधारा और मुकुल इन्हीं की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो उर्वशी है ना, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर है रश्मिरथी, क्या रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। यहाँ पर रसवंती, इतिहास के आंसू और नीम के पत्ते कुछ महत्वपूर्ण आपके हैं। वैसे इनकी रचनाओं में और काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे हारे के हरिनाम है ना, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं इन्हीं की रचना है, रेणुका भी इन्हीं की रचना है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ पर, कुछ इसी से जुड़े हुए पॉइंट जो कि राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा के प्रमुख कवि में कुछ जुड़े हुए पॉइंट में क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है और इसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, आधुनिक गीता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। पॉइंट है आपका, देख सकते हैं। अगला आपका आ जाता है प्रगतिवादी काव्यधारा। प्रगतिवादी काव्यधारा जो कि दोस्तों याद रखिएगा 1936 से लेके 1943 ईस्वी तक इसका समय है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रगतिशील लेखक संघ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है ना, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था, तो आपके 1936 में हुआ था। आप पूछेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपकी मुंशी प्रेमचंद ने किया था। जबकि इसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट और बन जाता है कि प्रगतिवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, क्या प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो 1942 में मुक्ति बोध ने अपने एक लेख में किया था, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए जो कि प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देखिए नागार्जुन, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत बार ही आपने सुना होगा नागार्जुन के बारे में, जिनको हम लोग एक नाम देते हैं वैद्यनाथ मिश्र। याद रखिए इनका उपनाम है वैद्यनाथ मिश्र। यह क्वेश्चन पूछे वैद्यनाथ मिश्र किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को ही कहा जाता है। इनकी रचनाओं में युगधारा पूछी गई है, ये 1953 में, इनकी 1953 में रचना आपकी कह सकते प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद आती है प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें 1962 में। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है खिचड़ी, क्या खिचड़ी इन्हीं की आपकी रचना है, ठीक है। कह सकते हैं पूरा का नाम है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये 1980 में प्रकाशित हुई थी। और पत्रहीन नग्न गांच के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, पत्रहीन नग्न गांच के लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। और वहीं पर दिया है बादल को घिरते देखा है, किसकी रचना है, आपकी नागार्जुन की ही रचना है। और ये पूछी हुई वाली आपको रचना हमने बताया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन की अगर बात करें है ना, इनका ये जो सुमन है ये इनका उपनाम है। और वहीं पर बात करें इनकी रचना है तो मिट्टी की बारात, क्या मिट्टी की बारात इनका काव्य संग्रह था जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ था। वैसे रचनाओं की बात करें तो युग का मोल और यहाँ पर कह सकते हैं प्रलय सृजन इन्हीं की रचना है, हिल्लोर भी इन्हीं की रचना है। अगला है रागे राघव जिनकी रचना है पांचाली, क्या है पांचाली, 1955 में प्रकाशित हुई थी। पिघलते पत्थर इनकी 1946 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर है अजय खंडार, अजय खंडार 1944 में ये रचना इनकी प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर दिया गया है गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल 1956 में। मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ, इनके लिए रचना के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। और ये जो आपकी रचना है मैं उस जनपद का कवि, ये 1981 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अपूर्वा है ना, क्या अपूर्वा। और यहाँ पर दिया गया है फूल नहीं रंग बोलते हैं, है ना, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और जमुन जल तुम, क्या जमुन जल तुम इन्हीं की रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रगतिवादी जो आपकी है इससे कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा क्या, कि नागार्जुन को उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नागार्जुन को उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना है कौन, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रकाशित मतलब सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर है प्रयोगवाद एवं नई कविताओं के प्रमुख आपके शब्द।
मतलब यहाँ पर जो प्रयोगवाद है ना, प्रयोगवाद से संबंधित जो आपकी कविता है उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सच्चिदानंद क्या है, तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे इनका पूरा नाम होता है, और कह सकते हैं अज्ञे इनका कह सकते हैं एक प्रकार से इनका उपनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनकी रचनाओं में जो आपकी है भग्नदूत, भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है, याद रखिए भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है। अगला है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। वहीं पर आपका इनकी एक रचना है चिंता, क्या चिंता, महावृक्ष के नीचे इन्हीं की रचना है। और आपका दिया गया है इत्यलम, क्या है इत्यलम, इन्हीं की रचना है। एक रचना और पूछी जाती है ज्यादा से ज्यादा, हरी घास पर क्षण भर, क्या हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी है ना, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, ये इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। तो जो हमने आपको बताया ये भी पूछी जाती हैं, कुछ और भी पूछी जाती हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की अगर बात करें दोस्तों तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये 1964 में ये इनकी कविता प्रकाशित हुई थी। वहीं पर दिया है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी आपकी 1980 में प्रकाशित हुई। कब 1980 में, लेकिन पूछी हुई आपकी कविता है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है ब्रह्मा राक्षस, क्या दिया है ब्रह्मा राक्षस, ये इन्हीं की रचना है। यहाँ पर अगला दिया गया है भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल की अगर बात करें तो कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल की ये रचना है। और इनकी और भी रचनाओं में देखा जाए जैसे होता है मुक्ति मार्ग, क्या मुक्ति मार्ग इन्हीं की रचना है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचनाओं में देखा जाए कनुप्रिया जो कि आपकी 1959 में प्रकाशित हुई थी। कब 1959 में। अंधा युग 1955 में। 7 गीत वर्ष, क्या 7 गीत वर्ष 1959 में। ठंडा लोहा 1952 में। देशांतर ये इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है आगे बढ़िए, अगला है केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है केदारनाथ सिंह से कि दोस्तों जमीन पक रही है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे केदारनाथ सिंह की है, याद रखिएगा। अगला है शमशेर बहादुर सिंह, है ना, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। और दोस्तों याद रखिए इनकी रचना है दोआब, क्या है इनकी रचना है दोआब है, याद रखिए दोआब है। ठीक है और यहाँ पर देखा जाए शमशेर बहादुर सिंह में, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना में दोआब के साथ साथ एक रचना और भी आपकी है इतने पास अपने, इतने पास अपने। अगला आपसे दिया है भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश, क्या है गीत फरोश, इनका प्रथम काव्य संग्रह था, क्या इनका प्रथम काव्य संग्रह था। और यहाँ पर देखो दिया गया है सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल। अगला है कालजयी, कालजयी किसकी रचना है भवानी प्रसाद यहाँ पर मिश्र की है कालजयी। अगला है बुनी हुई रस्सी, के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, बुनी हुई रस्सी, क्लियर है। अगला है नरेश मेहता, नरेश मेहता की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए प्रवाद वर पर्व, क्या है प्रवाद पर्व, बोलने दो चीड़ को, बोलने दे चीड़ को, इन्हीं की रचना है, नरेश मेहता की ही रचना है बोलने दो चीड़ को। दूसरी यहाँ पर है प्रवाद पर्व। फिर इसके बाद आता है महाप्रस्थान, क्या महाप्रस्थान इन्हीं की रचना है। सबरी अगर बात कर लेता है सबरी तो इन्हीं की रचना है। संशय की एक रात, संशय की एक रात इन्हीं की रचना है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि खूंटियों पर टंगे लोग, क्या खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, है ना जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा सर्वेश्वर दयाल की ही रचना है पागल कुत्तों का मसीहा, जंगल का दर्द। ठीक है काठ की घंटियां ये इन्हीं की काफी रचना है, हम सब रचना नहीं लिखे हैं लेकिन जो पढ़ा रहे हैं तो उनको आप लोग नोट करते रहिएगा। हरिनारायण व्यास, हरिनारायण व्यास की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मृग और तृष्णा, मृग और तृष्णा कमा बरगद के चिकने पत्ते, क्या बरगद के चिकने पत्ते इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर देखो दिया गया है एक पॉइंट दिया गया, उससे पहले एक पॉइंट आपको और बताना है। इस वाले पॉइंट से पहले एक पॉइंट ये बनता है कि जो प्रयोगवाद शब्द है, क्या प्रयोगवाद जो शब्द, प्रयोगवाद जो शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध प्रयोगवादी रचना में किया था। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो आपके 1943 में, कब 1943 में अज्ञे जी के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है उससे माना जाता है। किससे, तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो 1943, क्या 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। और चारों तार सप्तक के प्रमुख आपके कौन है, तो आपके अज्ञे जी ही हैं, है ना, क्या है अज्ञे जी हैं। और तार सप्तक के कवियों को राहुओं के अन्वेषी कहा जाता है। तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनको राहुओं के अन्वेषी कहा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो कि छूट रहे थे।
अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तार सप्तक के कवि में पूछे प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ 1943 में, दूसरा आपका 1951 में, तीसरा आपका 1959 में और चौथा है 1979 में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेता है तार सप्तक प्रथम तो आपका 43 से स्टार्ट करेंगे है ना, 43, 1951, फिर 59, फिर आपका यहाँ पर 1979 याद रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों पूछे कि प्रथम तार सप्तक में जो आपका है उसमें अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल, नेमचंद जैन, रामविलास शर्मा है ना। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कॉपी में, इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है समकालीन कविता के कवि और उनकी रचनाएं। समकालीन कविता के जो कवि हैं उनकी क्या रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलाश बाजपेयी और कैलाश बाजपेयी की अगर बात करते हैं तो इनकी एक रचना है हवा में हस्ताक्षर, इसके लिए पुरस्कार भी इनको मिला है। और अगला दिया गया है सुदामा पांडे जिन्हें धूमिल के नाम से जानते हैं, इनकी रचना है संसद से सड़क तक, इसके लिए भी रचना मिला है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इन्हीं की रचना है। कल सुनना मुझे इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। अगला यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो और भी आपके समकालीन कवियों में आते हैं, जैसे दूधनाथ सिंह हो गया, राजेश जोशी हो गया, मंगलेश डबरल हो गया। देखिए राजेश जोशी की एक रचना पूछी जाती है, इन्हीं की इसी में आएगा राजेश जोशी ये समकालीन कविता के अंतर्गत आते हैं। और राजेश जोशी की रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, क्या एक दिन बोलेंगे पेड़ इन्हीं की रचना है। मिट्टी का चेहरा ये राजेश जोशी की ही है। नेपथ्य में हंसी इन्हीं की रचना है। एक होता है मंगलेश डबराल, इनकी क्वेश्चन पूछा जाता है, छूट रहा था। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है उपन्यास एवं उपन्यासकार, मतलब देखा जाए तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा उपन्यास एवं उपन्यासकार। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर आपसे जो उपन्यास और उपन्यासकार हैं इनमें लगभग काफ़ी आ जाते हैं, है ना। तो जो भी आपने पढ़ा है लगभग वो निचोड़ अब आपको मिलेगा। जो भी आपका पॉइंट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है ना। अब यहाँ पर हिंदी साहित्य में क्या बचा है, जैसे आपको उपन्यास उपन्यासकार हो गया, कहानी कहानीकार हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो नाटक हो गया, नाटककार हो गया। इसके बाद देखा जाए जैसे आपके निबंध हो गए, है ना। तो ये क्या होंगे, निबंध में काफ़ी लोग होंगे तो अलग अलग इनको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप निबंध पढ़ेंगे तो निबंध से आपको पता चल जाएगा कि ये निबंध आपका है ना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है निबंध क्या है, किसकी जीवनी, है ना, जीवनी हो गया, आत्मकथा, रेखा चित्र, ये शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अगले पार्ट में यहाँ पर कवर करेंगे। वैसे भी इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है ना। वीडियो पसंद उसी को आएगा जो हिंदी साहित्य से प्रेम रखेगा, और जो हिंदी साहित्य से प्रेम रख लिया वो हिंदी का दीवाना होगा और हिंदी का वही वास्तविक हिंदीकार कहा जाएगा, समझ रहे ना। क्योंकि सबको हिंदी आती है लेकिन ग्रामर तक लिमिट रहते हैं। हिंदी साहित्य कोई पढ़ना नहीं चाहता है, सोचता है क्या रचना इतनी पढ़ें, इतनी रचनाएं पढ़कर क्या करेंगे। लेकिन जो इतना कर लेता है उसी को कहेंगे कि नहीं हम हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास नहीं रखते हैं। और पीडीएफ के लिए हमने बता दिया है, पीडीएफ आप लोग पीडीएफ आप लोग हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप से, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।